अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर मुख्तलिफ पार्टिकल्स को उनके पाथ को देखते हुए डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आखिर एक पार्टिकल का पाथ बनता क्यों है इसके अंदर, ठीक है, और हम किस तरह उसे डिटेक्ट करते हैं इन चंद, और उसकी वर्किंग कैसी है, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसमें 4 बेसिक पार्ट्स हैं इसकी वर्किंग के। तो वर्किंग प्रिंसिपल को सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम करते क्या है कि इसका जो चैम्बर है उसके अंदर जो है वो हम वेपोरेशन और कंडेंसेशन का इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करते हैं। अब पहले तो एवेपोरेशन क्या होती है। एवेपोरेशन आपको पता ही है कि एक लिक्विड का उसकी सरफेस से गैस के अंदर चेंज हो जाना कहलाता है एवेपोरेशन, और एवेपोरेशन का जो उल्ट है वो कहलाता है कंडेंसेशन। उसमें क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस ऑफ द लिक्विड के करीब होते हैं वो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड की सरफेस को स्ट्राइक करते हैं विद इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। अब वो जब स्ट्राइक करते हैं विद इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी तो वो पार्ट ऑफ लिक्विड बन जाती है। इस इस कोलिजन के वजह से, ठीक है, ये जो है वो कोलिजन है विद द लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो शेयर्ड हो जाती है लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जो टेम्परेचर है वो लिक्विड का वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस जबकि कंडेंसेशन एक वार्मिंग प्रोसेस है। कभी आपके जब ये कोई देगची वगैरह खोले ना जिसमें पानी गर्म हो रहा हो और उसकी जो भाप है वो अगर आपकी स्किन पर कंडेंस हो जाए तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का, अब वो एक मतलब वार्मिंग प्रोसेस है और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है अगर वो जो वेपर्स आपकी स्किन पर कंडेंस हुए हैं वो एक उबलते पानी से हैं ख़ास तौर पे से। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे कि जो एयर जो कंटेन करती है, अब सैचुरेशन की हम बात करते हैं कि ऐसी एयर जो कि कंटेन करती है इतने वेपर्स जितना कि वो कर सकती है, मतलब जितनी एबिलिटी है एयर के अंदर वेपर्स को अपने अंदर कंटेन करने की वो उसके अंदर कंटेन कर लेती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सैचुरेशन। अब सैचुरेशन उस वक्त होती है जब एयर का टेम्परेचर ड्रॉप हो और जो वाटर और वेपर मॉलिक्यूल्स हैं एयर के अंदर वो कंडेंसिंग शुरू कर दें। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मतलब उनके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो स्टिकी हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और वो जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, स्टिकी लिक्विड है, ठीक है। तो आम तौर पर जो स्पीड होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की वो एयर के अंदर काफ़ी हाई होती है, लेकिन जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में नहीं स्टिक होते जब वो आपस में कोलाइड करते हैं। तो जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जब टकराते हैं तो वो बाउंस बैक हो जाते हैं जब वो कोलाइड करते हैं और इस वजह से वो गैसियस फेज के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपस में टकराएंगे और उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है और वो कंडेंस नहीं होंगे तो वो वेपर स्टेट में रहेंगे, ठीक हो गया। और कुछ मॉलिक्यूल जिनकी जो कंपैरेटिवली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, वो जब आपस में टकराएंगे तो वो स्टिक हो जाएंगे और जब वो स्टिक हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो सैचुरेशन है और इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं लेकिन हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे से स्टिक नहीं हो रहे और वो वेपर स्टेट में है, और कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम है और इस वजह से वो चेंज हो रहे हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, वो आपस में स्टिक हो रहे हैं।
अब ये लो काइनेटिक एनर्जी वाले स्टिक क्यों हो जाते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी वाले स्टिक क्यों नहीं होते, इस चीज़ को बच्चों हम यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसा कि फ़र्ज़ करें समटाइम्स आपने देखा होगा कि मक्खियों को पकड़ने के लिए ना आपने कोई स्टिकी पेपर रखा होता है, ठीक है ना, जिसे जो है वो गालबन फ्लाई पेपर जो है वो कहते होते हैं। अब फ्लाई पेपर के साथ जब जो फ्लाई है, मक्खी है, वो स्पीड के साथ आए और टकराए और मतलब वो बाउंस बैक हो सकती है, वो जो है उसमें कैच नहीं होगी, उस फ्लाई पेपर के साथ स्टिक नहीं होगी। लेकिन ऐसी मक्खी जो कि जो है वो आराम से उड़ती हुई आएगी फ्लाई पेपर की तरफ। फ्लाई पेपर में सम टाइम्स जो है वो कोई अट्रैक्टिंग स्मेल होती है जिसकी वजह से वो जो है वो उसकी तरफ जाते हैं। तो अगर वो स्लो स्पीड के साथ आएगी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और जब वो फ्लाई पेपर के साथ मतलब आके बैठेगी या टकराएगी तो वो उसके साथ स्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसी तरह जो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है वो जब आपस में टकराते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को बनाते हैं, और इसी तरह जो एयर है उसे हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड हो जाती है। जो क्या कहते हैं कि जो लोअर एयर टेम्परेचर है उसे कौन करेक्टराइज करता है, वो जाहिर है कि उसमें जो स्लोअर मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो और सैचुरेशन और कंडेंसेशन जो है वो ज़्यादातर होती है किस एयर में, कूल एयर में, कंपैरेटिवली वार्म एयर में। वार्म एयर में वेपर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कूल एयर के। तो क्या हुआ कि वार्म एयर में क्या होते हैं, वेपर ज़्यादा होते हैं, लेकिन कूल एयर में कंपैरेटिवली कंडेंसेशन जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कूल एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है, इस वजह से। तो नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं कि चैम्बर को आप एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आपने वेपर्स पहले बना लिए, आप जो है वो क्या करेंगे कि उस चैम्बर के अंदर कोई ऐसा जो है वो लिक्विड जैसा कि इथानॉल वगैरह, सिपरेट वगैरह, कुछ ऐसा जो है वो लिक्विड डालते हैं जो कि तेज़ी के साथ वेपर्स में तब्दील हो जाए। उस वेपर्स में तब्दील होने के बाद आप चाहते हैं कि वो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी तेज़ी के साथ हो, और इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, आप उसे एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं। जब आप एडियाबैटिकली उसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा उसकी इक्वेशन, अब आपको पता है W इज़ इक्वल टू सॉरी Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। अगर आपको एडियाबैटिक की इक्वेशन पता है तो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो Q तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ज़ीरो है, तो क्या या डेल्टा U प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और वो एक्सपेंड हुआ है तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा U। तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U आ गया। इसका मतलब है डेल्टा U नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब ये है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, और अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है तो कंडेंसेशन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। तीसरे में ये है बच्चों के जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो वेपर्स में से पास होती हैं और उसे जो है वो क्या करती हैं, आयनाइज जो है वो कर देती हैं, जैसे कि अल्फ़ा या बीटा या गैमा जो है वो जब उसमें से पास होंगी तो उसे क्या कर देंगी, आयोनाइज कर देंगी, ठीक है। और कंडेंसेशन जो है, चौथा पॉइंट ये है कि कंडेंसेशन जो है वो जहाँ पर आयोनाइज मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर होंगे और इस तरह पाथ बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई हाई स्पीड रॉकेट या जहाज़ जब गुजरता है तो पीछे हमें एक ट्रेल ऑफ गैसेस नज़र आता है, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये जो तीसरा और चौथे की जो डिटेल है वो बच्चों कुछ ये है कि आपको पता है कि जैसा कि वार्म एयर है वो जब गर्म हवा होती है तो वो ऊपर को उड़ती है। अगर मैं ये बादल बनने का प्रोसेस बताऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में मैं जो क्लाउड्स हैं उसकी फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों के, जो हवा गर्म है वो ऊपर उठती है, जब वो ऊपर उठती है तो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। जब वो एक्सपैंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, और जब उसका टेम्परेचर कम होता है हवा का तो जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स जो कि काफ़ी छोटे हैं कि वो नज़र आए, वो और स्लो हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई। जो लोअर स्पीड मॉलिक्यूल्स हैं उनके कोलिजन के नतीजे में जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ और स्टिक हो जाते हैं। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो जब कंबाइन होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है, साल्ट है, स्मोक है,
अच्छा, ये जो डस्ट है, साल्ट है, स्मोक है, ये क्या करते हैं, ये हीट को ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्व करने के बाद जो है वो जाहिर है कि जब गर्मी होती है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होगा क्या कहते हैं इसके अंदर, विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर। ठीक है, कि जो अब मैं क्लाउड्स की बात कर रहा हूँ कि क्लाउड्स में क्या होता है, जो डस्ट है, साल्ट है या स्मोक के पार्टिकल्स वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइन होते हैं और इस तरह क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स बनते हैं और क्लाउड ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि डस्ट, साल्ट और स्मोक के पार्टिकल्स क्लाउड की फॉर्मेशन को तेज़ कर देते हैं। क्यों तेज़ कर देते हैं? क्योंकि ये हीट एब्जॉर्प्शन, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्मी प्रोड्यूस करते हैं और गर्मी की वजह से कंडेंसेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्लाउड ज़्यादा फॉर्म होंगे जहाँ पर एयर में कंपैरेटिवली ज़्यादा डस्ट है, साल्ट है या स्मोक जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और यही जो है वो यहाँ पर हो रहा है विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर। विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर क्या होता है, यही बात कि हमने क्या किया, हमने पहले एक बोतल ले लेनी है। अब मैं उस प्रोसेस की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब वाटर जो है ये क्लाउड्स फ्रॉम फॉर्म ऑन आइंस, ये जो मैं बात कह रहा था। ठीक है, कि अब आपने क्या किया, एक बोतल ली, बोतल के अंदर आपने क्या डाला, सिपरेट वगैरह, इथानॉल वगैरह, उसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, वेपर्स बनना शुरू हो गए उसके अंदर। ठीक है, फिर आपने उसे क्या करना है, एडियाबैटिकली एक्सपैंड करना है। एडियाबैटिकली एक्सपैंड करना है, उसकी वजह से वो कूल हो जाएगी कंपैरेटिवली और मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक होना शुरू हो जाएंगे और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब पहले एवेपोरेशन का हुआ, फिर कंडेंसेशन का हुआ और आप उसके दरमियान इक्विलिब्रियम जो है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हम उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो रख देंगे। अच्छा, रेडियो एक्टिव सोर्स रख देंगे तो फिर क्या होगा, रेडियो एक्टिव सोर्स जब रखेंगे तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। वो रेडिएशन एमिट करेगा या अल्फा या बीटा या गैमा। जब अल्फा, बीटा या गैमा एमिट करेगा तो फिर क्या होगा, तो अल्फा, बीटा या गैमा अपने पाथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। जब वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे तो फिर क्या होगा, जब आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे तो जहाँ पर आइंस बने हैं तो आइंस भी वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे कि डस्ट, स्मोक या साल्ट के पार्टिकल्स क्लाउड्स फॉर्म करवाते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ आयोनाइजेशन होगी तो जो पार्टिकल्स हैं जो इर्द गिर्द वो जो वेपर्स थे वो वहाँ पर क्लाउड्स बनाएंगे जहाँ पर आयोनाइजेशन हुई है। तो हमें जहाँ पर क्लाउड्स मतलब पार्टिकल गुजरा है वहाँ पर आयोनाइजेशन हुई, उस आयोनाइजेशन की वजह से पार्टिकल्स वहाँ पर कंडेंस होंगे। जब पार्टिकल्स वहाँ पर कंडेंस होंगे तो हमारे पास एक विजिबल पाथ बन जाएगा उन रेडिएशंस का जो कि गुजरी हैं। तो उन पाथ को देखकर हम मतलब जज कर सकेंगे कि आखिर जो है वो कैसी रेडिएशंस बन रही हैं। अल्फा पार्टिकल्स का पाथ जो है वो स्ट्रेट होता है, बीटा का थोड़ा एरेक्टिक होता है, इसी तरह गैमा का स्कैटर्ड भी होता है। तो ये जो पाथ है उनको देखकर हम जज कर लेंगे। ये बच्चों थोड़ी सी हिस्ट्री है इसके बारे में कि किसने इसे इन्वेंट किया, जॉन एटकिन ने। और वो जो है वो जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के अलावा जो है वो मतलब ना बना सके और इसी चीज़ को विल्सन ने जो है वो अडॉप्ट किया और फिर जो है वो उन्होंने मतलब इसको जो है वो और इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाया। और जब उस क्लाउड्स को उन्होंने जो है वो माइक्रोस्कोपिक जो है वो वही उसके अंदर जो है वो कोई एक्स रेज को टेस्ट किया तो उन्हें जो है वो पैटर्न नज़र आया और उस पैटर्न के ज़रिए उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए हम जो है वो रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पैटर्न जो है वो एक्स रेज का नज़र आ रहा है। ये बच्चों एक्चुअल में है। ठीक है, अब एक्चुअल में आप ये देख रहे हैं कि एक रेडिएशन सोर्स है, ये छोटी सी एक डिश है, इसके अंदर जो है वो हम क्या रखेंगे, वेपर्स को फॉर्म करेंगे, इसके अंदर इथानॉल वगैरह डालेंगे और उस सिपरेट के ज़रिए जो है वो क्या बन जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे। ये पिस्टन है नीचे, पिस्टन को नीचे मूव कराएंगे। जब पिस्टन को नीचे मूव करवाएंगे तो वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगा। जब वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगा तो अंदर जो है वो क्या होंगे, वो वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे। अब जो रेडियम का जो सोर्स है वो रेडिएशंस को तो पहले एमिट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुई, जहाँ पर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हुई वहाँ पर एक्चुअल में हीट सी प्रोड्यूस हुई और हीट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर कंडेंस होना शुरू हो गए। तो हमें उस पार्टिकल्स का पाथ नज़र आना शुरू हो गया।
ठीक है। तो ये आप ये क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आपने जज किया कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसके साथ बच्चों मैं एक वीडियो का लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें आपको प्रैक्टिकली नज़र आ जाएगा कि आखिर विल्सन क्लाउड चैम्बर कैसे जो है वो एक्चुअल में काम करता है। तो इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।